हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का 11वां अध्याय विद्युत। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कार्य हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा उसके अनुप्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे। परंतु आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा और जल धारा से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए तार, धातु के तार में से, तब हम यह कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तो टॉर्च के बल्ब को दीप्ति करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। हमने यह भी देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसकी स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च के स्विच को ऑफ कर दो तो विद्युत धारा प्रवाह समाप्त हो जाता है तथा बल्ब दीप्ति नहीं करता है या जलता नहीं है। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेशों के परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो गहरी लाइन में लिख रखा है इसको, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत धारा परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश क्यू प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I बराबर Q बटे T। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है जो लगभग 6 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है, इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836 नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया था। एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड। अल्प परिमाण की विद्युत धारा को मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर में व्यक्त करते हैं। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। इसे सदैव विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है, उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। चित्र 11.1 में एक प्रतीकात्मक विद्युत परिपथ की व्यवस्था का आरेख दिखाया गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी जुड़े हैं। ध्यान दीजिए कि परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब
और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर धार 10 मिनट में प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आई का मान 0.5 एम्पीयर है, टी का मान 10 सेकेंड है, मतलब 10 मिनट मतलब 600 सेकेंड। और क्यू निकालना है, क्यू मतलब आई टी। तो 0.5 गुणा 600 करेंगे तो 300 कूलाम निकल कर यहाँ पर आता है। विद्युत विभव और विभवांतर, वह क्या है जो विद्युत आवेशों को प्रवाहित करता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे, इससे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश वैद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल की टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जा सकती। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, तो V बराबर W बटे Q। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसैंद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अतः 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, यहाँ पर V का मान 12 वोल्ट है, Q बराबर 2 कूलाम है। यहाँ पर आपको V का मान निकालना है, तो नहीं W का मान निकालना है, तो आप W बराबर V इंटू Q होता है। 12 गुणा 2 करेंगे तो 24 जूल निकल कर आएगा इसका आंसर। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ, जैसा कि चित्र 11.1 में दिखाया गया है, एक सेल अथवा एक बैटरी, एक प्लग कुंजी, वैद्युत अवयव अथवा अवयवों तथा संयोजित तारों से मिलकर बनता है। वैद्युत परिपथों को का प्राय ऐसा व्यवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 11.1 में सामान्य उपयोग में आने वाले कुछ वैद्युत अवयवों को निरूपित करने वाले रूढ़ प्रतीक दिए गए हैं। जैसे विद्युत सेल के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, बैटरी के लिए एक से ज़्यादा सेल को जोड़ दिया बैटरी बन जाती है। कुंजी, अगर स्विच ऑफ है तो नहीं, स्विच ऑन है, खुली है तो इसके बीच बिंदु हटा दिया जाता है, और खुली है और बंद है तो बिंदु लगा दिया जाता है। और संधि तार मतलब तार से तार जुड़ा हुआ है तो ये टी का चिन्ह बन जाता है। बिना संधि वाले तार इस तरह से, मतलब एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है। विद्युत बल्ब के दो चिन्ह होते हैं इस तरह से। प्रतिरोधक ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, मतलब धारा नियंत्रक एक प्रतिरोध के ऊपर इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। ये चिन्ह तीर का होता है, ये दो तरीके से लगाया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से।
एमीटर के लिए ए होगा और वोल्ट मीटर के लिए बीच में वी होगा। ठीक है, तो ये होते हैं चिन्ह। आगे बात करेंगे हम ओम के नियम की। क्या किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर अथवा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के बीच कोई संबंध है? आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इसकी छानबीन करते हैं। तो एक क्रियाकलाप है यहाँ पर, चित्र 11.3 में दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। इस परिपथ में आधा मीटर लंबा नाइक्रोम का तार XY, एक एमीटर, एक वोल्टमीटर तथा 4 सेल, जिसमें प्रत्येक में 1.5 वोल्ट को जोड़िए। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज अथवा आयरन की एक मिश्र धातु है। इस तरह से सबसे पहले परिपथ में विद्युत धारा के स्रोत के रूप में केवल एक सेल का उपयोग कीजिए। परिपथ में नाइक्रोम तार XY से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के लिए एमीटर का पाठ्यांक I, तार के सिरों के बीच विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V लीजिए। इन्हें नीचे दी गई सारणी में भरिए। एक सारणी बनाकर भरना है इसको, इस सारणी में। ठीक है, यहाँ पर इस क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रकरण में V/I का मान लगभग एक ही मान प्राप्त होता है। इस प्रकार V और I ग्राफ इस तरह से खींचता हुआ दिखाई देगा आपको। तो दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है। इस प्रकार V और I एक नियत अनुपात है। मतलब 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञान जॉर्ज साइमन ओम ने किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों के बीच में विभवांतर में परस्पर संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में V समानुपाती I या फिर V बराबर IR। यहाँ पर I एक समानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोध भी कहते हैं। यहाँ पर R बराबर V/I निकल कर आएगा। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट और उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। इस तरह से तो I बराबर V/R समीकरण से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं। अब हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप की सहायता से किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध के विषय में अध्ययन करेंगे। इस तरह से एक नाइक्रोम तार लीजिए, एक टॉर्च बल्ब, एक 10 वोल्ट का बल्ब तथा 1 एम्पियर लगभग 0 से 5 एम्पियर परिसर का एक प्लग कुंजी तथा कुछ संयोजी तार लीजिए। 4 शुष्क सेलों को एक श्रेणी क्रम में एमीटर से संयोजित करके चित्र 11.4 में दिखाए अनुसार परिपथ में एक अंतराल मतलब XY छोड़कर एक परिपथ बनाइए। इस तरह से अंतराल XY में नाइक्रोम का तार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। कुंजी लगाइए। एमीटर पाठ्यांक नोट कीजिए। प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। ध्यान दीजिए परिपथ की धारा मापने के पश्चात सदैव ही प्लग से कुंजी बाहर निकालिए। नाइक्रोम के स्थान पर अंतराल XY में टॉर्च बल्ब को परिपथ में जोड़िए और एमीटर के पाठ्यांक लेकर बल्ब में प्रवाहित धारा को मापिए। अंतराल XY में विभिन्न अवयवों को जोड़ने पर एमीटर के पाठ्यांक भिन्न भिन्न हैं। उपरोक्त प्रेक्षण क्या संकेत देते हैं? आप अंतराल XY में किसी भी पदार्थ का अवयव जोड़कर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में एमीटर के पाठ्यांक का प्रेक्षण कीजिए। इन प्रेक्षणों का विश्लेषण कीजिए। इस क्रियाकलाप में हम यह अवलोकन करते हैं कि विभिन्न अवयवों के लिए विद्युत धारा भिन्न है। यह भिन्न क्यों है? कुछ अवयव विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सरल पथ प्रदान करते हैं जबकि कुछ अन्य इस प्रवाह का विरोध करते हैं। हम यह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की किसी परिपथ में गति के कारण ही परिपथ में कोई विद्युत धारा बनती है। तथापि चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। जिन परमाणुओं के बीच में गति करते हैं उन्हीं के आकर्षण द्वारा
इनकी गति नियंत्रित हो जाती है। इस प्रकार किसी चालक से होकर इलेक्ट्रॉन की गति इसके प्रतिरोध द्वारा मंद हो जाती है। एक ही साइज के चालकों में वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है अधिक अच्छा चालक होता है। वह चालक जो पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधक कहलाता है। सर्वसम साइज का वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है हीन चालक कहलाता है। समान साइज का कोई विद्युतरोधी इससे भी अधिक प्रतिरोध लगाता है। वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है। एक सेल, एक एमीटर, एल लंबाई का एक नाइक्रोम का तार, जैसे चित्र में दिखाया गया है के अनुसार जोड़कर एक विद्युत परिपथ पूरा कीजिए। अब प्लग कुंजी लगाइए, एमीटर से विद्युत धारा नोट कीजिए। इस नाइक्रोम तार को अन्य नाइक्रोम तार से विस्थापित कीजिए जिसकी मोटाई समान लंबाई दुगनी हो, मोटाई समान और लंबाई दुगनी हो, अर्थात 12 लंबाई का तार लीजिए जिसे चित्र 11.5 में 2 से चिन्हित किया गया है। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। अब इस तार की समान लंबाई में नाइक्रोम के मोटे तार से प्रतिस्थापित कीजिए। मोटे तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा फिर नोट कीजिए। नाइक्रोम तार के स्थान पर तांबे का तार चित्र 11.5 में जिस पर चिन्ह 4 बना है परिपथ में जोड़िए। मान लीजिए कि यह तार नाइक्रोम के तार पर 1 से चिन्हित है कि बराबर लंबा तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का है। विद्युत धारा का मान नोट कीजिए। प्रत्येक प्रकरण में विद्युत धारा के मानों में अंतर को ध्यान से देखिए। क्या विद्युत धारा चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? क्या विद्युत धारा का उपयोग किए जाने वाले तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है? यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक आधा हो जाता है। परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। एमीटर के पाठ्यांक में तभी अंतर आता है जब परिपथ के भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। ओम के नियम को अनुप्रयोग करने पर हम यह पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। परिशुद्ध माप यह दर्शाते हैं कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब R बराबर L और R समानुपाती L/A, मतलब लंबाई के तो समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 8 और 9 को संयोजित करने पर हमें प्राप्त होता है कि R बराबर रो L/A। यहाँ रो अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता SI मात्रक ओम है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम से 10⁻⁻6 ओम है। ये विद्युत के अच्छी चालक हैं। रबड़ तथा कांच जैसे विद्युत प्रतिरोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम की कोटि होती है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध और तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। सारणी 11.2 में हम यह देखेंगे कि व्यापक रूप में मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र ही अपचयन नहीं होता है। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य वैद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण से तो एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर तथा एल्यूमिनियम उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग में होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ दे रखे हैं जिनका प्रतिरोधकता दे रखी है। जैसे सिल्वर का प्रतिरोध है 1.6 × 10⁻⁸ ओम। इस तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सभी पदार्थों को दे रखा है। आप इस सारणी से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इन्हें आप कीजिए एक एक करके, है ना। अब अगला टॉपिक आता है प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। पिछले अनुभाग में हमने कुछ सरल विद्युत परिपथों के बारे में सीखा था। हमने यह देखा कि किसी
चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विविध संयोजन देखते हैं। इसलिए अब हमें यह विचार करना है कि प्रतिरोधकों के संयोजनों पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधकों को परस्पर संयोजित करने की दो विधियां हैं। एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को एक दूसरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र 11.7 में प्रतिरोधकों का एक ऐसा संयोजन दिखाया गया है जिसमें तीनों प्रतिरोधक एक साथ बिंदुओं X तथा Y के बीच संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व या फिर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या होता है, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न मानों के तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़िए जैसे चित्र में दिखाया गया है। एक बैटरी, एक एमीटर तथा एक प्लग कुंजी से संयोजित कीजिए। आप 1 मीटर, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम तथा आदि मानों के प्रतिरोधकों का उपयोग कर सकते हैं तथा इस क्रियाकलाप के लिए 6 वोल्ट की बैटरी उपयोग में ले सकते हैं। कुंजी को प्लग में लगाइए तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। एमीटर की स्थिति को दो प्रतिरोधकों के बीच कहीं भी परिवर्तित कर सकते हैं। हर बार एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। क्या आप एमीटर के विद्युत धारा के मान में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप देखेंगे कि एमीटर में विद्युत धारा का मान वही रहता है? यह परिपथ में एमीटर की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप यह देखेंगे कि विभवांतर V अन्य तीन विभवांतरों V1, V2 तथा V3 के योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर है, अर्थात V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से अब मान लीजिए कि चित्र 11.8 में दर्शाए अनुसार एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है। अब प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा भी I है। श्रेणी क्रम में जुड़े इन तीनों प्रतिरोधकों को एक ऐसे तुल्य एकल प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R के द्वारा प्रतिस्थापित करना संभव है, जिसे परिपथ में जोड़ने पर इसके सिरों पर प्रतिरोध V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I वही रहती है। समस्त परिपथ पर ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V बराबर IR। तीनों प्रतिरोधकों पर पृथक पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। यहाँ पर अगर हम तीनों को जोड़ें तो IR बराबर होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेकर काट दें तो R बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 के योग के बराबर होता है। इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। इसके लिए एक उदाहरण दे रखा है। एक विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र 11.9 में दिखाए अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले R1 बराबर 20 ओम दे रखा है और श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित चालक का प्रतिरोध R2 बराबर 4 ओम है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 मतलब RS बराबर 20 प्लस 4 बराबर 24 ओम है और बैटरी का कुल वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो ओम के नियम से V बराबर IRS।
तो यहाँ पर आई का मान निकालना है तो 6/24 मतलब 0.25 एम्पियर धारा निकल कर आएगी यहाँ पर। विद्युत लैंप तथा चालक पर ओम का नियम पृथक पृथक अनुप्रयोग करने पर हमें दो विद्युत लैंप के बीच के विभवांतर प्राप्त होते हैं। P1 बराबर 20 ओम इंटू 0.25 एम्पियर मतलब 5 वोल्ट तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होता है V2 बराबर 4 ओम इंटू 0.25 एम्पियर मतलब 1 वोल्ट। 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 वोल्ट। अब मान लीजिए कि हम विद्युत लैंप तथा चालक के श्रेणी क्रम संयोजन को किसी एकल तथा तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध इतना होना चाहिए कि इससे 6 वोल्ट बैटरी के दो टर्मिनलों से संयोजित करने पर परिपथ में 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तब इसे तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध R होगा। तो R बराबर V/I बराबर 6 वोल्ट बटे 0.25 एम्पियर मतलब R का मान होगा 24 ओम। यह श्रेणी क्रम परिपथ का कुल प्रतिरोध है। यह दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब बात करें हम समांतर क्रम या पारस्परिक क्रम में संयोजित प्रतिरोध। आइए अब चित्र 11.7 में दिखाए अनुसार जोड़े गए सेलों के एक संयोजन बैटरी से पारस्परिक या समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों की व्यवस्था पर विचार करते हैं। इस तरह से जोड़ें। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको इस तरह से, यहाँ पर एक छोटा सा क्रियाकलाप है। 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है का प्रतिरोध संयोजन XY बनाइए। चित्र 11.10 में दिखाए अनुसार इस संयोजन को एक बैटरी, एक प्लग कुंजी तथा एक एमीटर से संयोजित कीजिए। प्रतिरोधकों के संयोजन के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर भी संयोजित कीजिए। प्लग में कुंजी लगाई तथा एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। मान लीजिए कि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इससे पार्श्व संयोजन के सिरों के बीच विभवांतर V प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V है। इसकी जांच प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर पृथक पृथक वोल्ट मीटर संयोजित करके की जा सकती है। चित्र 11.11 देखिए इस तरह से। कुंजी से प्लग बाहर निकालिए। परिपथ से एमीटर तथा वोल्ट मीटर निकाल दीजिए। चित्र 11.11 में दिखाए अनुसार एमीटर को प्रतिरोध R1 से श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए। एमीटर का पाठ्यांक नोट कीजिए। इस प्रकार R1 एवं R2 में प्रवाहित होने वाली धारा भी मापिए। माना इनका मान क्रम से I1 तथा I2 है। I1, I2 एवं I3 में क्या संबंध है? यह पाया जाता है कि कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लीजिए प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन का तुल्य प्रतिरोध RP है। प्रतिरोधकों के पार्श्व संयोजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है I बराबर V/RP। प्रत्येक प्रतिरोध का पर ओम का नियम लागू करने पर हमें प्राप्त होता है V बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 और I3 बराबर V/R3। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है V/RP बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। यहाँ पर V कॉमन लेने पर काट देंगे तो 1/RP बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पार्श्व मतलब समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इसके लिए एक उदाहरण भी दे रखा है। चित्र 11.10 में परिपथ के आरेख में मान लीजिए कि प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के मान क्रम से 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम है। अब इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। R1 के मान 5 ओम, R2 का मान 10 ओम और R3 का मान 30 ओम है। यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज है 12 वोल्ट की। प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर इतना ही है। अतः प्रतिरोधकों में प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन करने के लिए हम ओम के नियम का उपयोग करते हैं। तो R1 में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर V/RL R1। तो I1 बराबर होगा 12 वोल्ट बटे 5 ओम बराबर इसका मान होगा 2.4 एम्पियर। R2 का मान निकालेंगे इस तरह से
R2 में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर 12/10 मतलब 1.2। इस तरह से R3 में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर 12/30 मतलब 0.4 एम्पियर। तो परिपथ में कुल विद्युत धारा जोड़ने पर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 मतलब जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर ही निकल कर आएगा। समीकरण का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1/RP बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 बराबर 1/3। यहाँ पर प्रतिरोध का RP का मान होगा 3 ओम। इस तरह से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और हैं, इन्हें आप कीजिए। हमने देखा कि किसी श्रेणी क्रम विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह स्पष्ट रूप से व्यावहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उन्हें उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यंत विभिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण 11.3 में देखिए, श्रेणीबद्ध परिपथ में एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यदि आपने त्योहारों, विवाहोत्सवों आदि भवनों पर लाइट सजावट में बल्बों की सजावटी लड़ियों का उपयोग होते देखा होगा तो आपने बिजली मिस्त्री को परिपथ में खराबी वाले स्थान को ढूंढने में काफ़ी समय खर्च करते हुए देखा होगा कि कैसे वह फ्यूज बल्ब को ढूंढने में सभी बल्बों की जांच करता है, खराब बल्बों को बदलता है। प्रत्येक इसके विपरीत पार्श्व मतलब समांतर परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है। पार्श्व परिपथ में कुल प्रतिरोध समीकरण के अनुसार घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं तथा उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो अब ये पाठ के प्रश्न हैं। अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी में से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 11.2 में अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। यहाँ ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा कुछ अन्य उपयोगी कार्य करने में, जैसे पंखे की पंखुड़ियों घुमाने में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि होती है। इसका प्रेक्षण प्राय हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित होता है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसी युक्तियों में किया जाता है। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही हो। मान लीजिए कि इसके सिरों के विभवांतर के बीच विभवांतर V है। मान लीजिए समय t में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश विभवांतर V में प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। अतः स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P बराबर VQ/T अर्थात बराबर V/I अर्थात T समय में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P/T है, जो VIT के बराबर है। स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली इस ऊर्जा का क्या होता है? यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में क्षयित हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT ओम का नियम के अनुसार लागू करने पर प्राप्त होता है। तो H बराबर I² RT। इसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं। याद रखें जूल के तापन नियम को ना। इस नियम से यह स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुकरणपाती होती है। दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध के अनुकरणपाती तथा उस समय
के अनुक्रमणित होती है, जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। व्यवहारिक परिस्थितियों में जब एक विद्युत साधित्र को किसी ज्ञात वोल्टता स्रोत से संयोजित करते हैं तो संबंध I बराबर V/R के द्वारा इस साधित्र से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकृत करने के पश्चात समीकरण 11.12 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। हाँ, इसके बाद में आता है विद्युत धारा के तापीय प्रवाह के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है। बहुत सी परिस्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापमान परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उसके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापमान पर ही आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब तंतु को उत्पन्न ऊष्मा जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब तंतु को बनाने के लिए टंगस्टन, जिसका गलनांक 3338 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या उपयोग किया जाना चाहिए, जो उच्च गलनांक की प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगति बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन अथवा ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभोक्त उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक भाग विकिरित प्रकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जूल तापन का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा साधित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत ऊर्जा को उससे प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज की युक्ति को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु की तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि। यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे फ्यूज तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है। फ्यूज तार प्राय धातु के सिरे वाले पोर्सलिन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के कार्टिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज तार अमूमन विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5 या 10 एम्पियर की होती हैं। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभोग करती है, जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो 1000 वाट बटे 220 वोल्ट बराबर होता है 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकरण में 5 एम्पियर अनुमतांक का फ्यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि फ्यूज हम कितना लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत शक्ति। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 11.2 में हमें किसी विद्युत परिपथ में उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P बराबर VI, P बराबर I² R या V² बटे R। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचलित कराया जाता है। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति का समय का गुणनफल होता है, इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा या वाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभोक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा मतलब kWh है, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड बराबर
3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड या फिर 3.6 × 10⁻6 जूल। तो ये हमारा यहाँ पर अध्याय ख़त्म होता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है, इसके बाद में ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलें अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।